विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य में लेकर आए हैं अपने कहानी चयनिका जो पुस्तक है उसकी पहली कहानी उसने कहा था, जिसके लेखक है आपके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको कल मैंने पिछली कक्षा में लेखक परिचय से संबंधित जानकारी दी थी। आज इसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए अपनी जो कहानी है उसने कहा था उसके कथानक पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इसका जो कथानक है वो काफी बड़ा कथानक है, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। 1 से लेकर 5 तक अलग अलग इस कथानक के भाग है और हर भाग में अलग अलग इसमें वर्णन किया गया है। ये जो कहानी है उसने कहा था कई मायनों में अपने हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कहानी के तत्वों के आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी की अगर बात आती है तो वो कहानी है उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी इस कहानी की विशेषता ये है कि ये हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी मानी जाती है और तीसरी इसकी विशेषता ये बताई जाती है कि ये हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली या पूर्वाभास शैली या जिसको प्लेस बैक की शैली या पद्धति भी कहा जाता है, उसमें लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। तो बात करते हैं इस कहानी में कि इस कहानी के अलग अलग जो 5 जो भाग है उनमें पात्र कौन कौन से है। सबसे पहले इसकी नायक की हम बात करते हैं। इस कहानी का जो नायक है वो है आपके हजारा सिंह, जो एक सिख धर्म का व्यक्ति है और सिख की सैनिक टुकड़ी में वो भर्ती है। दूसरे पात्र की बात करें तो उसके पलटन का एक सूबेदार है जिसका अपने कहानी में नाम आया है हजारा सिंह। तीसरा पात्र है हजारा सिंह का बेटा जिसका नाम बोधा सिंह है। चौथे पात्र की बात करें तो वो है आपके वजीरा सिंह, जिसकी विशेषता इस कहानी में बताई गई है कि वो सिख पलटन का विदूषक है। विदूषक के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति या हंसाने वाला व्यक्ति, व्यापक रूप में अगर हम देखें तो किसी नाटक में, किसी फिल्म में जो जोकर की भूमिका निभाने वाला जो पात्र होता है उसको विदूषक के नाम से जाना जाता है। एक इसमें सूबेदारनी की चर्चा हुई है जो हजारा सिंह की जो है पत्नी है और दूसरा हम ये कहेंगे कि वो बचपन में लहना सिंह की प्रेमिका थी। और अन्य एक पात्र की केवल आंशिक जानकारी हम कह सकते हैं वो किरत सिंह की आई है जो लहना सिंह का भाई है। और एक नकली अफसर की भी इस कहानी में चर्चा हुई है जो आपके लप्टन साहब है, जो जर्मन भेदिया था। अफसर जो लप्टन साहब थे वो या तो मारे गए थे या कैद हो गए थे। उनकी वर्दी पहनकर सिख जो सैनिक टुकड़ी थी उनके बीच में आकर उनको नष्ट करने की योजना बनाकर आया था लप्टन साहब। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में देखिए, सबसे पहले अपने को देखना है कि कौन कौन सी बातें अपने इस कहानी के द्वारा कहानीकार या लेखक ने रेखांकित की है। यहाँ बात करेंगे तो इस कहानी में अद्भुत वीरता का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें जो सिख सैनिक है वो अदम्य वीरता का परिचय देते हैं। देश प्रेम की भावना है उसमें। इसके अलावा निश्चल और पवित्र प्रेम का इसमें वर्णन किया है। एक वचन पालन की बात सबसे प्रमुखता से इस कहानी में बताई गई है कि अपना वचन या वादा निभाने के लिए लहना सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो यहाँ देश के लिए कुर्बानी की बात तो है, न्यौछावर होने की बात तो है, उसके साथ ये भी बताया है कि वचनबद्धता या पर्ण पालन के लिए किस तरीके से लहना सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना मानी जा सकती है। एक अविस्मरणीय घटना बताई जा सकती है कि ऐसे उदाहरण देखने को इतिहास में भी बहुत ही कम मिलते हैं। जैसा आपने इसे काल्पनिक कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। और निश्चल प्रेम के रूप में अगर हम बात करें तो लहना सिंह का ये जो चरित्र हमें इस कहानी में देखने को मिलता है वो भी पाठकों को काफी प्रभावित करने में सक्षम माना जा सकता है। कहानी के पहले भाग की हम बात करते हैं तो ये कहानी जो शुरू हुई है वो आपकी शुरू हुई है अमृतसर से। कहानी का प्रारंभ अमृतसर से होता है और इसका जो समापन होता है वो होता है फ्रांस से, क्योंकि जो सिख सैनिक है वो अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए
अपने देश से फ्रांस की भूमि पर जाते हैं और फ्रांस और बेल्जियम की जो सीमा है वहां पर उन्होंने जो है वो जर्मनी से लोहा लिया था, उनसे युद्ध लड़ा था। तो युद्ध भूमि की अगर बात करें तो फ्रांस से संबंधित है। और शुरुआती बात करेंगे उसमें है अमृतसर का वर्णन, कि अमृतसर की जो तंग गलियां हैं, वहां का बाजार कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की बोली भाषा कैसी है, इन सब का वर्णन आपके कहानीकार चंद्रदत्त शर्मा घुले ने इस कहानी में दिया है। शब्दावली की दृष्टि से देखें तो इसमें आपके पंजाबी के शब्द मिलेंगे, इसमें उर्दू के शब्द मिलेंगे, इसमें अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे, इसमें फ्रेंच भाषा के शब्द मिलेंगे। और इसके अलावा कहानी को रोचक बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का भी बखूबी इस कहानी में प्रयोग किया गया है। तो इसमें बताया है कि अमृतसर के बाजार में बम्बू काट वाले जो है उनसे तांगे या घोड़े वालों को शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि तांगे या घोड़े वाले अक्सर हम बड़े बड़े बाजारों में देखते हैं तो उनकी चाबुक की जो आवाज है जब वो घोड़ों पर चलाते हैं और उनकी जो कड़वी आवाज है उसको सुनते सुनते लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है अमृतसर के बम्बू काट वाले, जिनकी चाबुक तो चलती है, जिनकी जबान तो चलती है, लेकिन बड़ी बारीकी से, बड़ी मधुरता से, कि सुनने वाले को कभी भी कहीं भी बात बुरी नहीं लगती है। वो बड़े प्रेम के साथ, मधुर शब्दावली के साथ जो है लोगों से चर्चा करते हैं। वो बम्बू काट वाले जब अमृतसर की तंग गलियों में आगे बढ़ते हैं तो उस समय उनकी जो बातें हैं वो बातें वास्तव में काफी मधुर बताई जा सकती है। सामने अगर उनके सामने मान लो कोई उनकी गाड़ी के सामने कोई आता है तो उसको मीठी झिड़की देकर वो दूर करते हैं, उसको सब कहते हैं कि हटो हटो ताऊ, हटो लाला जी, हटो बादशाह। अब ये बादशाह का शब्द भी आपको समझना है जो अपने इस कहानी में आया है। बादशाह का अर्थ है इसमें बादशाह या राजा, अर्थात बम्बू काट वाले अपनी बोली भाषा से आम व्यक्ति को राजा या बादशाह कहकर पुकारते हैं, जिससे सुनने वाले को बिल्कुल भी बुरा न लगे। इसके साथ ही बार बार चेतावनी देने के बाद में भी अगर कोई बुजुर्ग स्त्री उनके रास्ते से नहीं हटती है तो इस चेतावनी शब्द के लिए भी आपकी कहानी में एक शब्द आया है चितौनी। चितौनी का अर्थ होता है चेतावनी, ये आपको ध्यान में रखना है जो कहानी की शब्दावली है। तो ऐसी औरत को बम्बू काट वाले बड़े प्यार से कहते हैं कि हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रा प्यारिए, इस तरीके की शब्दावली कहकर वो उसको दूर हटाना चाहते हैं। तो इस तरीके से अमृतसर का जो बाजार है उसका सजीव वर्णन कहानी के प्रारंभ में हुआ है कि कैसे बम्बू काट वाले, वहां तांगे घोड़े वाले उस बाजार में चारों तरफ जो है वो चहल पहल मचाए हुए है और उनकी बातें सुनकर हर किसी को बहुत ही अधिक अच्छा लगता है। इसी बीच में एक दुकान के सामने एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, खड़े हैं। अब यहाँ जानना है कि उस लड़की की उम्र है आपके 12 वर्ष। लड़की की उम्र है 12 वर्ष और लड़की की उम्र है 8 वर्ष। अब लेखक ने बताया है कि उनके ढीले ढाले पतलून को देखकर, उनके सूतने को देखकर ये लगता है कि जरूर दोनों सिख हैं, कि जैसी वेशभूषा सिख धर्म के लोग पहनते हैं वैसी वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी है। जिस दुकान पर वो जाते हैं वो दुकानदार इस समय जो है किसी दूसरे ग्राहक से उलझा हुआ था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लड़का लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो लड़की जवाब देती है मगरे में। फिर लड़की लड़के से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो जवाब देता है मांझा। लहना सिंह जो लड़का था वो अपना गांव बताता है मांझा, कि मांझे में। फिर पूछते हैं यहाँ कैसे, तो लड़की कहती है कि मैं अपने मामा के यहाँ आई हुई हूँ। आपको याद रखना है कि लड़की का जो ननिहाल है वो है अमृतसर में और लड़के का ननिहाल भी है अमृतसर में। और बाद में इसी कहानी में व्यापक रूप, बड़े रूप में हम देखेंगे वो लड़का बड़ा होकर सैनिक टुकड़ी में, जो सिख सैनिक टुकड़ी में भर्ती होता है, शामिल होता है, वो है आपके लहना सिंह। और जो लड़की है वो उसके सूबेदार की पत्नी, जिसके लिए सूबेदारनी शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है। दोनों आपस में चर्चा करते हैं
तो पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, तो लड़का कहता है कि यहाँ अमृतसर में मेरा जो ननिहाल है, मामा जी है वो गुरु बाजार में रहते हैं। तो लड़की कहती है कि मेरे मामा जी अतर सिंह है, वो अपने मामा का नाम बताती है कि अतर सिंह की बैठक में मैं रहती हूँ। इतना करते करते दोनों के बीच बातचीत होती है, बातचीत आगे बढ़ती है। तो लड़का लड़की से मजाक के रूप में पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई है। यहाँ आपको समझना है कि इस कुड़माई शब्द का अर्थ क्या होता है। इस कुड़माई शब्द का अर्थ होता है सगाई या मंगनी। तो कुड़माई का अर्थ होगा आपके सगाई। तो लड़की शर्मा जाती है और धत कहकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद में जो दुकानदार है उसका ध्यान जाता है, तो लड़का अपने मामा के लिए जो चीज लेने के लिए आया था वो लेकर चला जाता है, लड़की भी वो चीज लेकर चली जाती है। उस दिन के बाद अक्सर दोनों की मुलाकात होती है, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दही वाले के यहाँ, कभी और किसी दुकानदार के यहाँ दोनों की मुलाकात होती है। और मुलाकात होते ही ये जो बालक है लहना सिंह, ये बार बार उस लड़की से एक ही बात पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ आपको ध्यान में रखना है, सगाई हो गई। तो लड़की हमेशा धत कहकर भाग जाती है। लड़की हमेशा क्या कहकर भागती है? धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वैसे ही मजाक में उस बालक ने बालिका से पूछा कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो बालिका जो है मजाक के रूप में आज जवाब न देकर वास्तविक जवाब देती है कि हाँ हो गई। तो लड़का फिर पूछता है कब हो गई? तो वो कहती है कि कल। देखो ये रेशमी सालू, मतलब ये रेशमी धागे की जो मेरी ओढ़नी है, इसको देखो, ये सगाई के उपलक्ष्य में ही मुझे मिली है। ये सुनते ही लड़का बड़ा दुखी हो जाता है और वहां से अपने मामा के घर जाना लड़के का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बीच में जो लड़का है वो लड़खड़ाते हुए चलता है। एक लड़का मिलता है उससे कम उम्र का, तो उसको मोरी में धकेल देता है। एक सब्जी वाला मिलता है, उसके ठेले को लात मारता है। एक कुत्ता मिल जाता है, उसको पत्थर मारता है। और इसके बाद में के स्नान करके एक वैष्णवी आई हुई थी, मतलब एक स्त्री आ रही थी, तो उस स्त्री से जाकर टकरा जाता है। तो स्त्री से संज्ञा पाता है अंधे की, अर्थात वो औरत उससे कहती है कि क्या अंधे हो गए, तुम देखकर नहीं चल सकते हो। तो ऐसी विकट स्थिति में वो अपने घर पहुंचता है। मतलब ये बात सुनने के बाद में जो लड़का था वो बड़ा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो मन ही मन उस लड़की से प्रेम करने लगा था। उसका जो निश्चल प्रेम था उस लड़की के प्रति था, और जब विपरीत उससे जवाब मिलता है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। ये आपके उसने कहा था कहानी का पहला भाग है। अब इस कहानी का जो दूसरा भाग है उसमें आपकी वर्णन है युद्ध भूमि का। उसमें वर्णन है युद्ध भूमि का। अब युद्ध भूमि का मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में जो जिस युद्ध की अपने बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, वो है प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक हुआ था ये भी आप याद रखना। पिछली कक्षा में कल भी मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में। और ये कहानी लिखी गई है आपके 1915 में, क्योंकि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखना है, कौन सा है? 1915। तो ये विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, इसीलिए इसका दूसरा भाग प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है। यहाँ अपने देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज सरकार ने भारतीय सैनिकों को भी युद्ध लड़ने के लिए उस समय विदेश भेजा था। और उसी दौरान एक सिख की बटालियन थी, सिख पलटन थी, उस सिख सैनिक टुकड़े को भी जो है युद्ध के लिए फ्रांस भेजा गया था, क्योंकि फ्रांस और ये आपके इंग्लैंड दोनों समर्थक देश थे, वो दोनों मिलकर जो है इटली, जर्मनी और जापान से युद्ध लड़ रहे थे। तो उस समय उन सिख सैनिकों को इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए फ्रांस भेजा था। फ्रांस से पर जो जर्मनी ने आक्रमण कर दिया, तो उस जर्मनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने वहां भेजा था। तो यहाँ बात करते हैं कि ये जो सिख की पलटन है उसके सैनिकों में एक वो लड़का भी शामिल था जिसका नाम अपने लहना सिंह है, जो अपनी इस कहानी का नायक है, मुख्य पात्र है।
और ये वही बच्चा है जो बचपन में आपको 12 साल की उम्र में जो बताया था कि अमृतसर की गलियों में जो है उस लड़की से मिला था। तो युद्ध भूमि का इसमें प्रत्यक्ष में वर्णन है। लहना सिंह और उसके जो साथी है वो फ्रांस की युद्ध भूमि में एक खंदक, एक खाई खोदकर, खड्डा खोदकर उसमें छिपकर रह रहे हैं और जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही वो जर्मन जो सैनिक है उनके ऊपर वार करते हैं। तो ये लहना सिंह कह रहा है कि राम राम, ये भी कोई लड़ाई है, बेईमान पता नहीं कहाँ छिपे रहते हैं कि जरा सा सापा बाहर निकला, जरा सी कोनी बाहर निकली और तुरंत गोलियां चलने लगती है। क्योंकि उन्होंने एक गहरा खड्डा खोद रखा था, उसके ऊपर जो है घास पात या पत्ते रख रखे थे। लेकिन उस समय का वहां का जो मौसम था वो बड़ा विकट था। सर्दी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसके अलावा बर्फबारी हो रही थी, बरसात हो रही थी। तो उन्होंने जो खड्डा, जो खाई खोद रखी थी वो पानी से भर गई थी। इसलिए सर्दी में ये युद्ध करना तो दूर की बात है, ढंग से जो है वो उस खाई में वो रह भी नहीं पा रहे थे। उनका जीना बड़ा दुर्भर हो रहा था। सोच रहे थे कि कब युद्ध समाप्त हो और कब हमें इस मुश्किल से छुटकारा मिले। लहना सिंह बेचारा पहरा देते हुए सोच रहा था कि जैसे तैसे 3 दिन तो बीत गए हैं, अब 4 दिन और बचे हैं। 4 दिन के बाद में रिलीफ आ जाएगी, मतलब 4 दिन बाद में उसको 1 सप्ताह का आराम मिलेगा, तो इसी ठंड से छुटकारा मिलेगा। और वो जो फिरंगी मैन है, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फिरंगी मैन इसमें बताया है फ्रांस की स्त्री को, जो वहां युद्ध लड़ने वाले हर भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को हर तरीके से वो सहायता करती, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान वहां की औरतें और वहां की जो पुरुष है फ्रांस के रखते थे। तो ये अपने उसने कहा था, कहानी की बात चल रही है। अब इसके दूसरे भाग की जो चर्चा है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।